नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो हमारा साइंस का चैप्टर 6 है उत्तक यानी टिश्यूज। इसके जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो ये एक ही पार्ट में पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है। तो चलिए मेरे साथ। तो पेज नंबर 77 पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो पहला है, उत्तक क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन बोलनी है हमें। तो उत्तक क्या होता है बच्चों, कोशिकाओं का समूह होता है। हमने पढ़ा था जब कोशिका पढ़ी थी कि सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। तो कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं। मतलब एक ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उनकी उत्पत्ति और कार्य एक समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग होता है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो एक कोशिकीय यानी जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, और एक दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जैसे मानव। एक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम। तो देखिए बच्चों, बहुकोशिक जीवों में उत्तक संरचनात्मक शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। उनको संरचना की शक्ति देते हैं, बनावट की, और यांत्रिक यानी कोई कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। श्रम विभाजन करते हैं, यानी काम का डिवाइड करते हैं कि भाई कौन सा उत्तक किस प्रकार का काम करेगा, तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम देख रहे हैं हमारे पेज नंबर 81 के क्वेश्चन आंसर। पहला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये तो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। कौन सी गैस की आवश्यकता होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करो। तो देखिए बच्चों, पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है ना, पत्ती की जो संरचना होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा। स्टोमेटा को दो वक्र के आकार, वक्र यानी जैसे किडनी जैसा आकार ना, सेम के बीच वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है किसको, स्टोमेटा को, जिन्हें क्या कहते हैं, रक्षी कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों, रक्षी कोशिका, जिन्हें क्या कहते हैं, रक्षी कोशिका। उसके बाद देखिए बच्चों, ये कोशिकाएं जो होती हैं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती है। कौन सी कोशिकाएं, ये रक्षी कोशिकाएं। तभी तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ऐसे ही होता है ना। किस चीज के द्वारा होता है बच्चों, रक्षी कोशिकाओं के द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी निकलने की क्रिया भी किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा यानी वो बहुत छोटे छोटे छेद जो पत्तियों में होते हैं। ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्ती की एपिडर्मिस में जो ऊपर वाली पत्ती की जो लेयर होती है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिका वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में पानी का निकलना भी किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। अब हम उपयोगिता बता रहे हैं वाष्पोत्सर्जन की। यह पौधे के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देती है। बिल्कुल, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पौधा मतलब क्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी और गर्मी से पौधा खराब हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या है, तापमान नहीं बढ़ता पौधे के आसपास का। इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल और खाद्य लवणों का संवहन हो पाता है। पौधे में सभी क्या होता है, खाद्य लवण भी पहुंच पाते हैं और जल भी पहुंच पाता है, और पौधों से अतिरिक्त जल का निष्कासन भी हो जाता है। मतलब जो पानी ऐसा हो गया ना भाई, पौधे को जितनी जरूरत है उतना तो पहुंच गया, और अतिरिक्त जल का हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों।
उसके बाद हम देखते हैं सरल उत्तकों के कितने प्रकार है। ये मैंने आपको अच्छे से टेबल बना के बताया था कि सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीनों पढ़ाए थे आपको बहुत डिटेल में। अब आ रहे हैं हम, प्ररोह का शीर्षस्थ विभोजोतक कहाँ पाया जाता है? क्या बच्चों? प्ररोह का शीर्षस्थ विभजोत कहाँ पाया जाता है? तो देखो ये कहाँ पाया जाता है? जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। काय में पौधों की जड़ और तनों की वृद्धि वाले भाग में जो बढ़ते हैं ना उसमें, तथा वहां इसकी लंबाई में भी क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या है ये? प्ररोह का शीर्षस्थ विभजोतक। यानी समझ गए आप लोग, जो शीर्षस्थ यानी खड़े वाला। नारियल का रेशा किस उत्तक से बना होता है? तो इसका इजीली आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। क्या आंसर है बच्चों इसका? स्क्लेरेन्काइमा, ये वाला। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने 2 प्रकार के और पढ़े थे उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। तो ये फ्लोएम के संघटक कौन कौन से होते हैं, मतलब फ्लोएम किन किन से मिलकर बना होता है? तो देखो बच्चों, चालनी नलिका होता है एक, तो चालनी है ना, चालनी कोशिका होता है, साथी कोशिकाएं होती है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, एंड फ्लोएम रेशे होते हैं। देखो दोबारा मैं बता देती हूँ। ये जाइलम फ्लोएम पढ़ा था हमने, पेड़ पौधों वाला, पादप उत्तक में पढ़े थे ना। फ्लोएम कौन सा था? जिसमें क्या है? खाद्य लवणों का पहुंचाता है ये हमारे पौधों में। पहला होता है चालनी कोशिका, दूसरी चालनी नलिका, तीसरी साथी कोशिका, चौथी फ्लोएम पैरेन्काइमा, पांचवी फ्लोएम रेशे। ठीक है, अब आ रहे हैं पेज नंबर 87 के ऊपर। उस उत्तक का नाम बताओ जो हमारे शरीर में गति के लिए आवश्यक है। देखो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, यानी हमारा शरीर, जैसे अगर हम अपनी कोई गति करेंगे या तो पैर से करेंगे चलते वक्त, और अगर कोई चीज उठाएंगे या किसी चीज को पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? हाथ से, यानी हमारी मसल्स यूज आई, मसल से यूज आई, तो इसलिए इसका कितना इजी सा नाम है, पेशी उत्तक, यानी मस्कुलर टिश्यूज। बहुत इजी सा है ये, तो आपको याद रखना भी क्या है, तो आप क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हो। ठीक है, शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? पेशी उत्तक, यानी मस्कुलर टिश्यूज। अब हम आते हैं न्यूरॉन देखने में कैसा होता है। तो देखो बच्चों, न्यूरॉन को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन जो होता है छोटे पौधों के जैसा दिखाई देता है, जिसके लंबे पतले बालों जैसी संरचनाएं, शाखा ऐसी छोटी छोटी निकली रहती है। मैंने डायग्राम भी बनाया है इसी उसमें, निकली होती है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका मेनली उपयोग क्या होता है? हमारे मस्तिष्क तक क्या पहुंचाना? संवेदनाएं। जैसे मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब ये बताया था कि अगर हमारा हाथ कभी गर्म पानी से टच हो जाता है तो एकदम हम क्या करते हैं? हाथ को हटा लेते हैं ना। हाथ को क्यों हटाते हैं गर्म पानी में टच होने पे? क्योंकि हमारा दिमाग हमें एक सिग्नल देता है कि भाई ये पानी गर्म है, इससे हाथ हटा लो, नहीं तो आगे हाथ में जल जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो हमारा दिमाग तक ये संवेदना हाथ से पहुंचती है, जब हम टच करते हैं वो स्किन से पहुंचती है हमारे दिमाग तक, और हमारा दिमाग वापस क्या जवाब देता है? भाई हाथ हटा लिया जाए। तो देखो बच्चों, ये ऐसी संरचना होती है किस चीज की? तंत्रिका कोशिका की। इसका मतलब न्यूरॉन है ये देखिए न्यूरॉन का डायग्राम है, बड़ा सुंदर सा डायग्राम बताया है। ये देखिए, इसमें ये ऐसे देखो, ऐसे है ना, शाखा जैसी निकली रहती है, इनको कोशिका काय बोलते हैं। इसके मिड में केंद्रक होता है, यानी इसका सेंटर होता है। ठीक है बच्चों, और ये बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये बीच में जो ऐसे प्लेट्स जैसी है ना, इनको तंत्रिकाक्ष कहते हैं, और ये लास्ट में जो है वो तंत्रिका का अंत हो जाता है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका उत्तक की इकाई है। क्या है बच्चों? न्यूरॉन जो है तंत्रिका उत्तक की इकाई है। ये बुक, हमारी बुक में चित्र 6.12 बना हुआ है, बुक से ही लिया गया है ये डायग्राम। तो देखिए बच्चों, इसमें केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक में के आसपास क्या होता है? कोशिका द्रव्य। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, ये देखो लंबा प्रवर्ध होता है,
जिससे एक्सोन, तंत्रिकाक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोन। कई सोचेंगे कि यहाँ अलग और यहाँ अलग कैसे, नहीं, यही तंत्रिकाक्षी एक्सोन कहलाता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं, ये डेंड्राइट्स, ये कोशिकाएं, मतलब ये वाले, ये इंग्लिश में डेंड्राइट्स, तथा एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कितने मीटर तक? 1 मीटर तक। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। यानी हृदय पेशी कैसे पहचानेंगे हम, क्या लक्षण है उसके? तो पहला है, हृदय की पेशी की जो कोशिकाएं होती है बेलनाकार होती है, यानी सिलेंडर शेप वाली, ऐसी लंबी वाली शाखाओं में होती है, यानी उसमें ऐसा मैंने डायग्राम बताया था ना जब चैप्टर पढ़ाया था, ऐसी शाखाएं निकली रहती है, एक से दूसरी जुड़ी होती है, और सिंगल केंद्रीय होती है, यानी उसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। अब हृदय की जो पेशियां होती है वो क्या होती है? अनैच्छिक होती है। देखो मैं बताती हूँ आपको, हमारा हृदय है, हम ऐसा थोड़ी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अपनी हार्ट बीट रोक सकते हैं। आप लोग रोक सकते हो क्या? नहीं नहीं, रोकना ट्राई भी नहीं कर रहा है, रोक ही नहीं सकते अपन। हार्ट जिस दिन रुकना बंद, मतलब धड़कना बंद हो गया हमारा, उस दिन तो क्या है? मौत होना निश्चित है। तो ये हमारी इच्छा से नहीं चलता है हार्ट। हार्ट की पेशियां कौन सी होती है? अनैच्छिक, जो खुद ही चलती है, अनैच्छिक पेशिकाएं होती है, क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। हम अपने मन मर्जी के सौदे नहीं कर सकते उसमें, कि हम अपनी मर्जी हो तो हम अपना हार्ट चला लेते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार यानी फैलती और संकुचित होती है। मैंने एक वर्ड भी आपको बताया था, कौन सी ध्वनि के साथ लयबद्ध? लब डब होती है वो, लब डब, ये वर्ड याद रख लेना। मैंने बुक जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको ये वर्ड लिखाया था कि हार्ट की जो गति होती है वो कौन सी लयबद्ध होती है? लब डब। अब कई लोग यूं कहते हैं हमारा दिल धक धक कर रहा है, दिल धक धक नहीं करता है, दिल की आवाज जो होती है वो लब डब ध्वनि के साथ होती है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और शायद इस चैप्टर का जो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर है उसका लास्ट क्वेश्चन है, वो है एरियोलर उत्तक के क्या कार्य है। तो देखो बच्चों, ये मैंने चैप्टर के टाइम भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था। एरियोलर उत्तक क्या होता है? अंगों के भीतर की खाली जगह को भर देता है, यानी ये मांस में होता है मेनली, तो अंगों के भीतर की खाली जगह को भर देता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये तो चैप्टर के टाइम पे पढ़ाया है, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है चैप्टर। तो बच्चों ये हो गया हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। इसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर बुक के लास्ट में देते हैं ना चैप्टर के बाद, उनको देखेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे क्लिक भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।